हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रीय आय चैप्टर का पार्ट नंबर 5। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए 4 पार्ट्स अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाएगा। राष्ट्रीय आय की थ्योरी चल रही थी और आज इसके ऊपर हम 5th पार्ट इसका हम बना रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक आज कवर करवाने वाला हूं, जिसका नाम है साधन आय और हस्तांतरण आय के बीच में क्या अंतर होता है। एग्जाम में जो इसका क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है, आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, उदाहरण दे दिए जाते हैं। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि आप बता दो ये साधन आय है या हस्तांतरण आय, और है तो ये क्यों है। तो उसे पहचानने के लिए हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि साधन आय और हस्तांतरण आय में अंतर क्या होता है। तो साधन आय और हस्तांतरण आय में क्या अंतर होता है, मैं इसको मोटे तौर पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये मानता हूं कि जो साधन आय होती है वो एक ऐसी आय होती है जो आपको मेहनत करके मिलती है, यानी कि फ्री में नहीं होती है। जबकि हस्तांतरण आय एक ऐसी आय होती है जो आपको कैसे मिल जाती है, फ्री में मिल जाती है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए कि जो एक दुकान है वो किसी बिल्डिंग के अंदर बनी हुई है, एक फर्नीचर की शॉप है। ठीक है, एक फर्नीचर का शोरूम है, शोरूम मान लेते हैं, फर्नीचर का शोरूम है जो किसी बिल्डिंग के अंदर बना हुआ है, और वो जो शोरूम का मालिक है उसने वो बिल्डिंग किराए पे लिया हुआ है, उस बिल्डिंग को किराए पे लिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए कि जो उसने दुकान या शॉप जो भी उसने किराए पे लिया हुआ है उसका किराया किसको जाता होगा, मकान मालिक को। तो उसके मकान मालिक की आय हो रही है दुकान वाले से, क्योंकि उसने अपनी दुकान किराए पे दे रखी है। तो वो जो किराया उस मकान मालिक को मिला, क्या वो फ्री में मिला? फ्री में नहीं मिला। उसने बदले में अपनी जमीन दी है, अपनी बिल्डिंग का एक हिस्सा दिया हुआ है शोरूम बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, वहां से उसको किराया अर्जित हो रहा है। ये फ्री का पैसा नहीं है। इसी तरीके से उस दुकान के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, लेबर हैं, जो भी लोग उसके अंदर काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है। तो क्या वो आय उनको फ्री में मिल रही है? नहीं, उसके बदले वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना श्रम दे रहे हैं। ठीक है, इसी के अलावा जो वहां का मालिक है वो फायदा कमा के लेके जाता है वहां से, तो क्या वो फ्री में फायदा कमा रहा है? वो अपना टाइम डिवोट करता है, मालिक है बिजनेस का और उसने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, तो उसके बदले क्या मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो पैसा है वो ये सारा पैसा किसके बदले है? एक तरीके से साधन के बदले। आपने कुछ साधन लगाए तभी आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो साधन आय वो होती है जो फ्री में होती है। एक बार इसको समझते हैं। उत्पादन के साधन, तो उत्पादन के साधन 4 होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। उत्पादन के साधन द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रदान की गई साधन सेवाओं के लिए, साधन सेवाओं से प्राप्त आय है। ठीक है, तो ये क्या होता है, साधन आय क्या होता है? साधन आय एक ऐसी आय होती है जो उत्पादन के अंदर जो आप अपनी सेवाएं देते हैं उससे जो प्रदान होता है आपको आय, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, साधन आय कहते हैं। साधन आय 4 चीजों से उत्पन्न होती है। कहां से? पहला भूमि से। भूमि से किस रूप में उत्पन्न होती है? किराए के रूप में। श्रम से किस रूप में उत्पन्न होती है? मजदूरी या वेतन के रूप में। पूंजी से किस रूप में उत्पादन होती है? ब्याज के रूप में। और उद्यमी को क्या मिल जाता है? लाभ। तो आप सभी को याद रखना है कि साधन आय वो होती है जो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम से जुड़ी हुई होती है। अगर कोई आय भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम अगर यहां से जुड़ी हुई नहीं है तो वो साधन आय नहीं कहलाएंगी। ठीक है, यह अर्जित अवधारणा है, क्योंकि इसे हमें क्या करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। यह राष्ट्रीय आय और घरेलू आय दोनों में शामिल किया जाता है। एक बहुत मेजर डिफरेंस यह है कि जो साधन आय होती है वो राष्ट्रीय आय में भी शामिल होती है और वो घरेलू आय के अंदर भी शामिल की जाती है। तो इसी के ऊपर आप वो एग्जाम्पल बना बनाकर आपको दे देंगे कि बताओ भाई ये आय कहां पर जाएगी, ये आय मतलब हस्तांतरण आय है या फिर साधन आय। तो एक बार हस्तांतरण आय को भी हम एक बार समझ लेते हैं। अर्थ, वह आय जो बिना किसी उत्पादक सेवा प्रदान किए प्राप्त होती है, यानी कि एक ऐसी आय जिसके बदले ना तो हमने भूमि लगाया, जिसके बदले ना तो हमने श्रम लगाया, जिसके बदले ना तो हमने पूंजी लगाया, जिसके बदले ना तो हमने उद्यम लगाया, यानी कि बिना किसी साधन के आपको अगर कोई आय प्राप्त हो जाती है तो उसे हम हस्तांतरण आय कहते हैं। इसका मतलब फ्री में प्राप्त हो जाती है, आप ऐसे बोल सकते हो, फ्री में प्राप्त हो जाती है। परिवार व सरकार द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे छात्रवृत्ति, जो स्कॉलरशिप मिलती है। अब बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो उस स्कॉलरशिप के बदले क्या उन्होंने भूमि, श्रम, पूंजी या उद्यम लगाया है? क्या वो उन्होंने कोई मेहनत करी है? यानी वो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट आपको फ्री में दे देती है, क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, जो भी है आप आगे पढ़ना चाहते हो इस वजह से, तो ये पैसा आपको फ्री में मिलता है। ये हस्तांतरण है।
वृद्धा अवस्था पेंशन, बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं जिनको पेंशन मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। जो बूढ़े लोग होते हैं 60 साल से ज़्यादा होते हैं उनको पेंशन मिलती है, क्योंकि उनकी कोई कमाई का जरिया नहीं है, तो उनको अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसे सरकार फ्री में देती है, 2000, 4000, 5000 का महीना देती है। तो ये पैसा उनको फ्री में मिल जाता है। इसके बदले उन्होंने ना तो भूमि लगाई है, ना श्रम लगाया है, ना पूंजी लगाया है, ना उद्यमी लगाया है, तो ये पैसा उनको फ्री में मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ता, बहुत सारा बेरोजगारी भत्ता ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, रूरल एरिया के अंदर लोगों को मिलता है बेरोजगारी भत्ता, तो ये पैसा भी सरकार उनको फ्री में देती है परिवार के लोगों को। तो ये भी एक हस्तांतरण आय का पार्ट है। कुल मिलाकर मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो पैसा है फ्री का नहीं होता, यहाँ पे जो पैसा होता है ये फ्री में प्राप्त हो जाता है। यह है क्योंकि ये फ्री में प्राप्त होता है, इसलिए ये राष्ट्रीय आय, घरेलू आय दोनों में से किसी में शामिल नहीं होती। इसकी अवधारणा सिर्फ प्राप्ति अवधारणा है, ये अर्जित है, ये पैसा कमाया जाता है, ये वाला जो पैसा है ये कमाया जाता है, और ये सिर्फ प्राप्त होता है, ये कमाया नहीं जाता, ये प्राप्त किया जाता है। नोट, यह दो प्रकार की होती है, एक चालू हस्तांतरण और एक पूंजीगत हस्तांतरण। सरकार की वो हस्तांतरण पेमेंट जो सरकार को रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है उसे हम चालू हस्तांतरण कहते हैं, और वो वाली हस्तांतरण भुगतान जो सरकार को कभी कभी करना पड़ता है उसे हम पूंजीगत हस्तांतरण कहते हैं। तो हस्तांतरण आय को दो प्रकार से बांटा गया है, एक चालू हस्तांतरण, या हम ऐसे दूसरी तरफ से समझ सकते हैं कि एक ऐसी हस्तांतरण आय जो आपको रेगुलर बेसिस पे प्राप्त होती है उसे चालू हस्तांतरण, और जो कभी कभी प्राप्त होती है उसे हम पूंजीगत हस्तांतरण के रूप में जानते हैं। अब एग्जाम के अंदर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स बना के दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा हस्तांतरण आय है या फिर साधन आय है। तो आपके दिमाग में सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अगर भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम का उपयोग नहीं हो रहा है तो वो हस्तांतरण आय के अंदर शामिल हो जाती है। जैसे ऐसे बोल दिया जाता है कि एक क्लिनिक पर काम करने वाला वर्कर, अरे वो वहां पर श्रम कर रहा है तभी तो उसको वहां पर क्या मिल रही है, उसको मजदूरी मिल रही है। एक डॉक्टर जो अपना क्लिनिक चला रहा है वहां से फायदा कमा रहा है, तो उसका मतलब वो अपना उद्यम इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि जो पैसा फ्री का है वो आपको देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि यार ये पैसा हस्तांतरण आय में जाएगा और ये वाला पैसा साधन आय में जाएगा। बुक के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप उन क्वेश्चंस को करो, जब करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कौन सा हस्तांतरण आय है और कौन सा साधन आय है। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर इतना ही, अगली क्लास के अंदर मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा।